अब जैसे हम कहते हैं कि सर हम 4 पार्टनर हैं, तो हर काम के लिए हम चारों तो साथ साथ नहीं जाएंगे, कहीं पर हमने ए को भेज दिया तो ए जब जाएगा तो ही इज एक्टिंग फॉर ऑल, कहीं पर हमने बी को भेज दिया तो ही इज एक्टिंग फॉर ऑल। तो मतलब कि पार्टनरशिप के अंदर हम सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ए ने अगर कोई भी काम किया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म तो उसके लिए सारी फर्म रिस्पॉन्सिबल है, खाली ए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। चलते हैं, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन से अगर हम आगे चले तो इसके कुछ फीचर्स निकल के आते हैं। सबसे पहला तो यह है कि एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, हमेशा पार्टनरशिप में कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, अकेला आदमी पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, वो तो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे सब पार्टनर्स का एग्री होना, किसी एक पॉइंट पे, और वो आपको पता है बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कई जगहों पर एग्री होना पड़ेगा, जैसे कि कंपनी का नाम क्या रखना है, हमारे को लोकेशन कौन सी लेनी है, कौन सी एसेट लेनी है, किसको माल, किससे माल खरीदना है, किसको माल बेचना है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे बिजनेस करते टाइम कि आपको एग्री होना ही पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है हर एग्रीमेंट जो है राइटिंग में हो, वो ओरल भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी एग्रीमेंट करना है, पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हर जगह पर आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। तो यानी कि या तो आप पहले एग्रीमेंट कर लो राइटिंग में, जिसके अंदर आप सारे पॉइंट्स तो खैर एग्री नहीं कर पाओगे, बट मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट जहां पर हमें लगता है कि भाई झगड़ा ज्यादा होता है, जैसे किसको कितना प्रॉफिट मिलना है, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, वगैरह वगैरह, किसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, इनको आप पहले ही लिख लो ताकि बाद में झगड़ा ना हो। अगर आप ओरली भी इन चीजों को एग्री कर जाएंगे तो भी पार्टनरशिप चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट राइटिंग में पार्टनरशिप ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि ओरल जो पार्टनरशिप होती है, जो ओरल एग्रीमेंट्स होते हैं, बाद में उससे लोग मुकर भी जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया एग्रीमेंट का होना, जो कि ओरल और राइटिंग दोनों में पॉसिबल है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। आपको बेटा पहले भी मैंने बताया था कि हमें एक बिजनेस को करना है, पार्टनरशिप हमेशा किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए होती है, ना कि किसी एनजीओ को कैरी करने के लिए। अगर आप कोई एनजीओ चलाना चाहते हैं जिसके पीछे कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो आपके लिए वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, उसके लिए आपको ट्रस्ट की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, वो पार्टनरशिप के अंडर नहीं आएगा। अगर वो लॉफुल बिजनेस है तो नेचुरल बात है आपका मोटिव भी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट कहते हैं जी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। हम सारे के सारे पार्टनर जो भी इस बिजनेस से प्रॉफिट होगा उसको शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, और वो किस टर्म में, किस रेशो में एग्री हुए हैं, वो सब आपको डीड में, एग्रीमेंट में लिखना होगा। म्यूचुअल एजेंसी, ये मैंने आपको बता दिया कि हम सारे पार्टनर और फर्म एक दूसरे के लिए, हम लोग क्या है, फर्म के लिए सारे पार्टनर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कह रहे बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसी को कहते हैं बेटा म्यूचुअल एजेंसी। मैंने बताया था अभी आपको कि अगर कोई ए हम सबके बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट करने गया है, या कोई कोई मीटिंग करने गया है, तो वहां से जो भी बेनिफिट या लॉस होगा उसके लिए हम सारे रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं कि जो पार्टनर गया है खाली वही रिस्पॉन्सिबल होगा, हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम सारे एक दूसरे के एजेंट हैं, हम सारे एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन रखते हैं। और प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन जैसे वही हो गया, जैसे आप कहते हैं जी हम किसी कोर्ट में कोई केस लड़ना है, तो जो वकील है, जो लॉयर है, वो आपका एजेंट है, वो आपके बिहाफ पे सारा काम करेगा और आप उसके प्रिंसिपल हैं। तो वकील ने नहीं जीतना हारना, हारना जीतना आपने है, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको बियर करने हैं। वकील सिर्फ आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो आपका एजेंट है। सिमिलरली जब हम 3 पार्टनर है, एक को हमने किसी काम के लिए भेजा, तो जो एक काम करेगा वो एक खाली अपने लिए नहीं करेगा, उसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल है। इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि पार्टनरशिप तभी कही जाती है कि आप जानकार के लोगों से करें, क्योंकि अगर कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड कर गया तो आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपेरेंटली। बाकी बाद में जब डिटेल होगी, बाद में डिस्कशन होगा, कोर्ट केस होगा, वो बाद में आप बच जाओगे नहीं बचोगे वो अलग मैटर है, बट आप फंस सकते हो। इसीलिए पार्टनरशिप हमेशा जानकार लोगों के बीच में होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या है, मैंने भी आपको बताया, जो भी हमारा आपस का एग्रीमेंट है हम उसको राइटिंग में लिख लेते हैं, और एक एग्रीमेंट को उसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाता है, और उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पढ़ो। It is a written document duly registered in which rights and obligation of the partners are set out। कह रहे जिसके अंदर सारे पार्टनर्स की राइट्स, सारे पार्टनर्स की ऑब्लिगेशन लिख दी जाती हैं इन डिटेल्स एज एग्रीड एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर। सारे पार्टनर्स को एग्री कर लेते हैं। यानी कि आपको लगता है जहां जहां पर
आपको जरूरत है पार्टनरशिप के अंदर भी आपको लगता है कि भाई ये चीजों पे हमें झगड़ा हो सकता है, तो हम उसको पहले ही सारी चीजें वो नोट में लिख लेते हैं, यानी कि पार्टनरशिप डीड में एक एक करके पॉइंट नंबर डाल के सारी चीजों को डिटेल में लिख दिया जाता है। तो इसको पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं समझाऊं आपको। अब इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स कवर करने हैं ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो यही है बेटा कि अगर हमारी पार्टनरशिप ना हो तो हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे कैसे सेटल किया जाएगा, अगर पार्टनरशिप ना हो तब। सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। एक्चुअली ये तीनों जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो एक ही लॉजिक से होती है कि ब्याज निकालना है अपने को ना, इंटरेस्ट निकालना है। और वो हमने पीआरटी वाले फॉर्मूले से हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला पीआरटी, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। तो ये तीनों ही इसी फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन होना है कि इंटरेस्ट निकालना है तो आई माने इंटरेस्ट इक्वल होएगा प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम। तो ये तीनों का एक ही कंसेप्ट से सॉल्यूशन हो जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मीनिंग हो गया बेटा कि हमने पास्ट में कभी गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया प्रॉफिट का, तो किसी पार्टनर के पास ज्यादा प्रॉफिट चला गया, किसी पे कम चला गया, तो हमें उसे दोबारा ठीक करना है कि जी गलती से किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया है तो उसे ले लेंगे, और किसी पार्टनर के पास कम प्रॉफिट चला गया था तो उसे और दे दिया जाएगा। इसको कहा जाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। फिर एक आता है गारंटी। गारंटी का मीनिंग होता है बेटा किसी पार्टनर को हमने गारंटी दे दी है कि भाई तेरे को इतना प्रॉफिट तो जरूर मिलेगा अगर तू हमारी फर्म ज्वाइन करता है। तो यानी एक फिक्स अमाउंट हो जाएगा, उसको पता है चाहे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट कम हो तब भी उसको इतना पैसा तो एटलीस्ट मिलेगा ताकि वो अपने घर के खर्चे चला सके। तो हर किसी बंदे को गारंटी नहीं दी जाती है, किसी एक आधे पार्टनर को दी जाती है। तो उसका कैसे उसको गारंटी का अमाउंट दिया जाएगा और कौन वो गारंटी का अमाउंट देगा, ये सारी चीजें हमें इस टॉपिक में सीखनी होगी। ठीक है जी। अगला टॉपिक, जो पहला टॉपिक हमने बताया था कि अगर पार्टनरशिप आप लोगों ने डीड नहीं बनाई तो फिर अगर आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सेटल किया जाए। अब भाई डीड तो है नहीं, अगर डीड होती तो डीड में जैसा लिखा होता वैसे हम सेटल कर देते, अब डीड है नहीं तो हम आपस में कैसे सेटल करें चीजों को। तो उसके लिए उन्होंने बोला हुआ है कि जी अगर डीड नहीं है तो आप, सिंपल सी बात है, आप ऐसा करो कि पार्टनरशिप एक्ट तो है हमारे देश में, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर, ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड अगर कोई बात आएगी तो कह रहे जी हर पार्टनर को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर बोले जी मैं ज्यादा काम करता हूं, मैंने ज्यादा पैसे लगाए हैं, मुझे ज्यादा नॉलेज है। अगर आपको ऐसा कुछ था तो आपको डीड बनानी चाहिए थी, अगर डीड में ये चीज मेंशन होती तो आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता। बट डीड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में सब पार्टनर्स को बेटा इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगी। दूसरा पॉइंट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एज पर लॉ किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी। यानी कि अगर कोई पार्टनर चाहे कि भाई मैं ड्राइंग कर रहा हूं तो वो कर सकता है, उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। किसी भी पार्टनर को क्या सैलरी रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, कह रहे नहीं जी, नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई पार्टनर अगर हमें लोन दे देता है हमारी फर्म को तो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, बट मैक्सिमम 6% मिलेगा बेटा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप उससे ज्यादा चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, डीड बनानी पड़ेगी, उसमें मेंशन करना पड़ेगा और सारे पार्टनर उसमें एग्री करेंगे तो आपको इससे ज्यादा भी इंटरेस्ट मिल सकता है लोन के ऊपर। और आखिर में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाए तो। कह रहे नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कंसेंट माने बेटा सबकी सहमति, राजी होना सबका। अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाएंगे तो यस किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये कुछ 5-6 रूल है, ये तब अप्लाई होंगे जब आपकी डीड नहीं होगी। अगर डीड होगी तो फिर ये वाले रूल फॉलो नहीं होंगे, फिर एज पर डीड या एज पर एग्रीमेंट जो होगा वो मान लिया जाएगा।
अगर डीड नहीं होगी तो इन चीजों को आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, रमेश सुरेश दो पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है बेटा, एक की 3 लाख और एक की 4 लाख। अब एक पार्टनर ने ज्यादा पैसे लगाए हैं, एक पार्टनर ने कम पैसे लगाए हैं। तो जो पार्टनर ज्यादा पैसे लगा रहा है तो उसको लगता है यार मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। अब देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि उनकी आपस में कोई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो रमेश वांट्स टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। वो ये चाहता है कि भाई कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट बटे, क्योंकि उसने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में। तो वो ये चाहता है कि कैपिटल की रेशियो में प्रॉफिट बट जाए, लेकिन मैंने बताया डीड नहीं है। तो अगर डीड नहीं है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब वो कह रहे स्टेट विद रीजन वेदर द क्लेम इज वैलिड और नॉट। क्या ये क्लेम उसका वैलिड है? आपने लिखना है नो दिस क्लेम, द क्लेम ऑफ, क्या नाम है इसका, रमेश, इज नॉट वैलिड बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड एंड प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि आप उसको कैपिटल रेशियो में बांट दें। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बने हुए बेटा, इन्हीं 6 टॉपिक के ऊपर बने हुए, इनको आप देख लेना। ये थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता। अगला टॉपिक आता है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब जो ये एप्रोप्रिएशन है वो क्या है? देखो मैं बताऊं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था 11th क्लास में। जो भी खर्चे होते हैं वो P&L की डेबिट साइड में आ जाते हैं, जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में आ जाती हैं। तो यानी कि जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग अकाउंट में आ रही है उनको चार्ज बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो चीजें पार्टनर्स को देनी है, जैसे कि 3 पार्टनर है ABC, अब ABC को अगर कुछ भी आपने देना है, जैसे उनको सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, वो कभी भी P&L में नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो एप्रोप्रिएशन है, यानी वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगा। अब इसको जरा समझो। सबसे पहले हम लोग जब 11th क्लास में बनाते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ठीक है। पहले तो कह रहे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, पहले हम बनाया करते थे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो यहां से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये फिगर आ जाती थी। इसी फिगर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करते थे। ये जो फिगर होती थी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये फिगर जो होती थी वो इधर ट्रांसफर हो जाया करती थी। अब वो कहते हैं जी जब ट्रेडिंग बनाया, P&L बनाया, और यहां पर हमारा एक नेट प्रॉफिट आया करता था, टू नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट आता था इसको हम सीधा बैलेंस शीट में ले जाते थे और उसको जाके कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे, क्योंकि 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर होता था, अकेला ओनर होता था, तो ये सारा प्रॉफिट उस अकेले का होता था। तो हम ये सारा प्रॉफिट उठा के उसकी कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब एक पार्टनर अकेला, एक अकेला ओनर तो नहीं है, यहाँ 2 3 4 5 पार्टनर कितने भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यही जो नेट प्रॉफिट आया था आपका, कौन से वाला, प्रॉफिट एंड लॉस से, यही नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाता है। ये लो, ये नेट प्रॉफिट आ गया। कौन से वाला नेट प्रॉफिट है बेटा? ये यही वाला जो P&L से आया था। इसी प्रॉफिट को हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब इस प्रॉफिट को बांटो पार्टनर्स के बीच में। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ABC तीनों को दे दो जी, दे लो जी, इसी प्रॉफिट में से दे रहे हो। ए को सैलरी देनी है तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया आपने सैलरी, ये लो जी, ए को सैलरी दे दो। टू बी इज कैपिटल अकाउंट, अगर मान लिया उसको कमीशन देना है तो ये लो जी, बी को कमीशन दे दिया। तो किसी को कुछ भी देना है तो ऐसे करके, जब रिजर्व में ट्रांसफर करना है आपने कोई अमाउंट, तो ये लो जी, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो यानी कि, और एक बाई की साइड एक और चीज आ सकती है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, IOD, ये पार्टनर से ली जाती है। जो पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं उन्हें फर्म को इंटरेस्ट देना होता है, क्योंकि वो ड्राइंग कर रहे हैं तो फ्री में पैसा थोड़ा ना फर्म का यूज करेंगे, उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट होता है, वो क्रेडिट साइड में आ जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर बांटते हैं, तो यहाँ ना डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट।
इसको भी आप ABC की ओल्ड PSR में बांट दोगे। खैर इसमें तो ओल्ड और न्यू होती नहीं है क्योंकि पहला चैप्टर है, तो इसमें तो PS जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी इसमें इसको बांट दोगे। तो ये कुछ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अगर आप नोटिस करें बेटा, बहुत सारी चीजें हमारी ट्रेडिंग में आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें हमारी P&L में आ जाती हैं, और बहुत सारी चीजें हमारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। अब डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज P&L में जाएगी और कौन सी चीज P&L एप्रोप्रिएशन में आएगी, इसका बड़ा बेसिक सा एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो हमारी कंपनी के मालिक है, ओनर है, यानी कि पार्टनर्स, उन्हें कुछ भी चीज मिलेगी एज अ पार्टनर, ठीक है ना, तो वो चीजें आएंगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जैसे कि यहां देखो मैंने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, और कैपिटल तो ओनर ही लगाएगा, कोई आउटसाइडर तो कैपिटल लगा नहीं सकता बिजनेस में। तो यानी कि जब ओनर की कैपिटल लगी हुई है तो वो ओनर को उसके ऊपर ब्याज दिया जा रहा है, तो वो क्या बेटा एक हमारे लिए बिजनेस के लिए खर्चा है, तो वो एक यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट ओनर को मिल रहा है। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट बैंक वालों को मिल रहा होता, तो बैंक तो हमारे बिजनेस का मालिक नहीं है, वो आउटसाइडर है, तो उसको अगर इंटरेस्ट जाएगा तो वो P&L की डेबिट साइड में आएगा। अगर मालिक को मिलेगा तो एप्रोप्रिएशन में आएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था, ए को सैलरी देनी है, ए कौन है, हमारा पार्टनर है, उसको सैलरी देनी है तो एप्रोप्रिएशन में आएगी क्योंकि वो मालिक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो वो P&L में आएगी। यानी आउटसाइडर को जो जो चीजें पे होनी है वो P&L में आती है, और जो मालिक को यानी ओनर को यानी पार्टनर्स को मिलनी है वो एप्रोप्रिएशन में आनी है। तो बड़ा सिंपल सा है, पार्टनर को मिलेगी तो एप्रोप्रिएशन में, आउटसाइडर को मिलेगी तो P&L में, इतना सा लॉजिक। चलिए, तो अब आपने एक चीज नोटिस कर ली, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा। नेट प्रॉफिट आता है, कौन से वाला, जो P&L से आया था उसी प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी बाई की साइड दो ही चीजें आनी है, एक तो नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा कुछ नहीं आता। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है, सैलरी आती है, कमीशन आती है, रिजर्व आती है और डिविजिबल प्रॉफिट, मेन यही चीजें इसमें आती है। कुछ पूछना हो इसमें पूछ सकते हो, नहीं पूछना तो आगे चल सकते हैं। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मिट जाएगा फिर। ले लिया? यस सर। तो इन्होंने बोला बेटा पहले चार्ज, जो चीजें P&L में जाने वाली हैं उन्हें बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो चीजें P&L एप्रोप्रिएशन में आने वाली हैं उनको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों में ये फर्क है। चार्ज क्या है, पहले बात तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस कंपलसरी पेमेंट टू पार्टनर्स, यानी कि यहां पर ये जो पेमेंटें हैं वो कंपलसरी है, यानी कि लॉस होगा तो भी देनी पड़ेंगी, लेकिन एप्रोप्रिएशन की कोई भी आइटम लॉस के केस में नहीं दी जाती। अब आप कहोगे सर ये चार्ज का मतलब हो गया कि अगर लॉस हुआ तो भी देना है। यस, अब जैसे कि मैं कहूँ किसी आउटसाइडर को सैलरी देनी है, किसी आउटसाइडर को आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है या आउटसाइडर को इंटरनेट चार्जेस पे करने हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो देना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर ने आपको अपनी जगह दी है यूज करने को, तो आपको उसको रेंट देना ही पड़ेगा। तो वहां जो हम उसे रेंट दे रहे हैं पार्टनर को, वो एक मालिक है, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो एक आउटसाइडर की तरह उसको रेंट दिया जा रहा है कि अगर हम ये ऑफिस कहीं और चला रहे होते तो वहां भी तो किराया देते, तो यहाँ मालिक की जगह कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे उस पार्टनर को रेंट पे करेंगे। तो देखो लिखा होगा यहाँ पर रेंट पेबल टू अ पार्टनर, या हमने पार्टनर से किसी पार्टनर से कर्जा ले लिया तो उस पार्टनर को ब्याज देना पड़ेगा, तो वो भी एक चार्ज है बेटा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमने उससे कर्जा लिया है वो एक पार्टनर के तौर पे नहीं लिया, एक आउटसाइडर के तौर पे लिया है। तो जब हम किसी पार्टनर को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं तो उसको जो भी पैसा मिलेगा अब वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो P&L में आएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ये दो चीजें, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन और दूसरा रेंट, ये दो चीजें पार्टनर को मिल रही हैं फिर भी वो चार्ज मानी जाती हैं। इसके अलावा सारी चीजें जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें एप्रोप्रिएशन में आती हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो आगे चलें। बताओ बेटा। आगे चलो सर। ठीक, नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बेटा, ये तुम्हें पता ही है, जो मैंने अभी आपको समझाया था फॉर्मेट वही है इसका। सबसे पहले तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट आ गया इस साल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया बेटा ये A और B दोनों का,
डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ए और बी दोनों का, पार्टनर की सैलरी आ जाएंगी, पार्टनर का कमीशन आ जाएगा, रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो आ जाएगा, और ये डिविजिबल प्रॉफिट। यही सारी चीज मैंने भी आपको समझाई थी, नोट्स के अंदर भी दी हुई है, अब वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पी एंड क्यू पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2. The partnership did provided that P was to be paid salary 3000 per month. P को हमें बेटा सैलरी देनी है 3000 रुपये हर महीने की, Q was to get a commission 12000 रुपये पर ईयर, और जबकि Q को हमें कमीशन देना है, यानी एक पार्टनर को सैलरी देनी है और एक पार्टनर को कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% चार्ज करना है, सॉरी इनको अलाउ करना है। एंड P इज ड्रॉइंग 18000, Q की ड्रॉइंग 12000, और इंटरेस्ट ऑन पी ड्राइंग, ये देखो पी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दे दिया, क्यू का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दे दिया, कैपिटल दोनों पार्टनरों की ये रही। फर्म अर्न ए प्रॉफिट 108,690 फॉर द ईयर, इस साल का हमारे को प्रॉफिट दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बाद में बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट, पहले आप इसके अंदर क्या बना दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे बनेगा, आइए जी क्वेश्चन नंबर 6, आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इधर ये डेबिट साइड है, इधर ये क्रेडिट साइड है, आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले तो सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैपिटल अकाउंट थोड़ा है, ये तो हमारा एप्रोप्रिएशन है, तो बाय नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसको कई बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा जाता है। तो ये कितना अमाउंट था बेटा, 108,690, 108,690। बाई की साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है एक, जो मैंने भी आपको बताया था, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी और क्यू दोनों का आएगा। ये था, एक का 1500 था, एक का 510 था, पी और क्यू का। तो पी कैपिटल अकाउंट, क्यू एक का 1500 था, एक का 510 था, तो आ जाएगा बेटा 2010। इसके बाद आ जाते हैं टू की साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो 5% है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी। तो उसकी कैपिटल कितनी थी जी, 240 है, तो इसका 12000 हो जाएगा, इसका 9000 रुपये हो जाएगा। तो पी क्यू, इसका 12000 होगा और इसका 9000 होगा, ये लो जी 21000 रुपये हो गया। इसके बाद आपको सैलरी देनी थी पी को 3000 पर मंथ, तो लो जी 2 पीज कैपिटल अकाउंट सैलरी दे दो, तो 3000 पर मंथ है, तो इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगी 36000। और 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, इसको कमीशन देना है आपको, ये लो जी इसको कमीशन दे दो, कितने का कमीशन है इसका, 12000 रुपये का, ये लो जी इसको 12000 का कमीशन दे दिया। तो जो जो चीज़ क्वेश्चन में लिखी थी हमने वैसे वैसे कर ली। 3-2 की रेशियो है, सैलरी होगी, कमीशन हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, बाकी प्रॉफिट हो गया, और तो कुछ है नहीं बेटा इस क्वेश्चन में। तो ऐसे करके आप लोग डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका कैसे निकालोगे जी डिविजिबल प्रॉफिट, इसका टोटल करो, इसको कितना आ जाएगा, ये 0071110,700। ठीक है, इसको मैं एक बारी कैलकुलेटर से भी कर लूं। -21, 36 12 48,000 रुपये हो गया, 41,700 आएगा आगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, ये पी और क्यू दोनों में बढ़ जाएगा, जो भी इनकी रेशियो होगी, रेशियो इनकी 3:2 दे रखी है, तो बेटा 25,020
और 16680, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। पूछो, कोई डाउट है इसमें? नो पूछो बेटा। सर। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा, आप 2-3 क्वेश्चन है, इनको ट्राई कर लेना। ठीक है, 8th क्वेश्चन 9th क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं। अब अगला टॉपिक आ जाता है जी मैनेजर का कमीशन। अच्छा, ये मैनेजर का कमीशन लिखा हुआ है, बट ये पार्टनर का कमीशन भी इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कमीशन की जो कैलकुलेशन है वो पार्टनर की और मैनेजर की कैलकुलेशन सेम ही होती है। तो यहाँ मैनेजर कमीशन के साथ आप पार्टनर्स कमीशन भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन एक ही जैसे होती है। अगर वो मैनेजर का कमीशन होगा बेटा तो वो आउटसाइडर है, तो वो P&L अकाउंट में जाएगा, और अगर वो पार्टनर का कमीशन होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा। इतना ही फर्क है, बाकी कैलकुलेशन एक ही जैसे होती है। अगर वो कह रहे हैं जी नेट प्रॉफिट, आपको मैनेजर को कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट, नेचुरल बात है बेटा, कमीशन दोगे तो प्रॉफिट के ऊपर ही तो दोगे। भाई मान ले मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है, मुझे कमीशन देनी है 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपये हो गया। तो हमेशा कमीशन प्रॉफिट के ऊपर दी जाती है। अब वो प्रॉफिट दो बातें हैं, या तो वो कमीशन से पहले या उस कमीशन के बाद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी, या तो आपको ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, उसके ऊपर आपको कमीशन देना है, या ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर और आफ्टर, ये दो चीजों पे फोकस करना है आपको। अगर वो कह रहा है जी बिफोर पे देना है, तो जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको रेट अपॉन 100 से करना। जैसे मान लीजिए 2,20,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है, उसका 10% कमीशन होगा, तो वो हो जाएगा बेटा 22,000 रुपए। लेकिन अगर वही आफ्टर होगा तो वो हो जाएगा 2,20,000 रुपए इंटू 10/110, तो वो होगा 20,000 रुपए, क्योंकि यहाँ आफ्टर लिखा हुआ है। तो आफ्टर में क्या करना होता है, रेट के साथ नीचे 100 प्लस रेट आ जाता है अगर आफ्टर होगी तो। बिफोर होगा तो नीचे 100 ही रहेगा, अगर आफ्टर होगा तो 100 प्लस रेट आ जाएगा, तो उसमें रेट जो होगा वो 100 में ऐड हो जाता है। कोई डाउट है इसमें? जैसे अगर 5% होगा आफ्टर चार्जिंग तो 5/105, 20 होगा तो 20/120, ऐसे करके ये कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखो। ये कह रहे हैं जी एक्स वाई पार्टनर है, 3-2 की रेशियो है, एक की कैपिटल 8 लाख है, बी की वाई की कैपिटल 6 लाख है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। वाई इज टू अलाउड एनुअल सैलरी 60,000 रुपए विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो ये वो चीज नहीं है, खैर ये तो मैनेजर का कमीशन, इसको छोड़ो, पार्टनर के कमीशन की बात करो। ये हाँ जी, पार्टनर का कमीशन इसमें आएगा। जैसे कह रहे जी ए और बी दो पार्टनर हैं, ए इज टू गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और बी इज टू गेट कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जी बी के लिए, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और इसके लिए लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो जब ए का कमीशन निकालेंगे तो वो बिफोर चार्जिंग है, लेकिन बी का निकालेंगे तो वो आफ्टर चार्जिंग है। और इस साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है बेटा 55,000 का। तो अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसकी, देख लो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 10, पहले आप निकालेंगे एज कमीशन। तो प्रॉफिट था हमारा 55,000 रुपए का, ए का कमीशन 10% है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो फिर इसका सीधा ही 10% आ जाएगा जो कि होगा 5,500। ये लो जी, तो ए का कमीशन निकल आया। लेकिन प्रॉब्लम बी के कमीशन में आएगी। बी का जो कमीशन है वो कह रहे जी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो यानी कि जो इस साल का हमारा प्रॉफिट है वो 55,000 है, उसमें से एक का कमीशन तो ये हटा दिया, किसका, ए का, और बी के लिए 10/110 करा। देखो आप एक चीज इधर नोटिस करें, हमने बेटा इधर 5,500 रुपये माइनस भी करा है और 10/110 भी करा है। क्यों? क्योंकि यहां लिखा था कि जी बी को जो कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल का मतलब हो गया दोनों का कमीशन माइनस करना है। अगर आप 10/110 करते हैं तो इसमें सिर्फ उसी पार्टनर का कमीशन माइनस हुआ,
दूसरे का तो नहीं हुआ, तो इसीलिए दूसरे का जो 5500 रुपये कमीशन है वो पहले माइनस करोगे, तो ये पहले वाले का माइनस हो गया, और अपना कमीशन माइनस करने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 10/110, तो ये दोनों कमीशन इसमें से माइनस हो गई है। तो जब इसको करेंगे तो 49,500 आएगा, इनटू में 1/11 हो जाएगा, ये इसका 4500 आएगा। तो अगर आप देखेंगे इसका कमीशन 5500 और इसका 4500 ये कमीशन आएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आ रहे सर। ठीक है, तो बेटा ये जो टॉपिक है ये कहते हैं जी व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मान लेते हैं जी हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, यानी कि जो भी हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट जो भी हमारे पास, वो मान लेते 1 लाख रुपए का है, बट इनको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना बेटा 2 लाख या 2 लाख से भी ज्यादा, तो प्रॉफिट तुम्हारे पास 1 लाख है, देना है 2.5 लाख, कहां से दोगे? तो ऐसी सिचुएशन में लॉस तो हो नहीं सकता फर्म को, क्यों? क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन की वजह से लॉस नहीं हो सकता। वजह यह है कि जी पार्टनर को ही तो देना है, तो जितना हमारे पास 1 लाख रुपए है वही तो पार्टनर को देंगे, ज्यादा कैसे दे देंगे पार्टनर को, ठीक है ना? तो अगर हमारे पास 2.5 लाख रुपए देने हैं तो हम 2.5 नहीं देंगे इनको, पार्टनर को बोलेंगे भैया 1 ही लाख है, 1 ही लाख पकड़ो। अब किसको कितना दे? अब नेचुरल बात है, एक कहेगा जो मुझे ही दे दो सारे 1 लाख, बी कहेगा जो मुझे ही दे दो सारे 1 लाख, ऐसा नहीं होगा। उनकी रेशो निकाली जाएगी कि ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, उस रेशो में फिर हम लोग उस पैसे को, प्रॉफिट को बांटेंगे। जैसे कि क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16, कह रहे हैं जी अंशुल और आशा पार्टनर है, रेशियो है इनकी दे रखी 3:2। आगे कहते हैं अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट 8 लाख एरर कैपिटल। अंशुल ने 8 लाख रुपए लगाए हुए हैं, लेकिन वो नॉन वर्किंग है, मतलब उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करना, वो आना भी नहीं है, बस पैसे लगा के उसने छोड़ दिए। आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। अच्छा, आशा जो है वर्किंग पार्टनर है, बट उसने फिर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रखे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अंशुल जो है उसने पैसे लगाए हैं, ठीक है, बट वो वर्क नहीं करेगी, लेकिन आशा पैसे नहीं लगा रही है, काम करेगी। नहीं, एक पार्टनर पैसे लगा रहा है, एक पार्टनर काम कर रहा है, ऐसी बात है कुछ। चलिए आगे कहते हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 2000 रुपए पर मंथ। सर हर पार्टनर को सैलरी भी देनी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को देनी है। तो यहाँ वर्किंग पार्टनर तो आशा है, उसको सैलरी मिलेगी, और कैपिटल पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो अंशुल को मिलेगा, क्योंकि एक पार्टनर पैसा लगा रहा है, एक पार्टनर काम कर रहा है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर इज 32,000। तो अब पहले तो अब ये चेक करो जी हमें कितनी सैलरी देनी है। तो पहली बात हम बात करेंगे जी आशा को सैलरी, सैलरी टू आशा, सैलरी टू आशा, उसको देनी है जी सैलरी हमारे को वर्किंग पार्टनर को 2000 रुपए पर मंथ। तो 2000 इंटू 12 ये हो गया बेटा 24,000 रुपए सैलरी हो गई। दूसरी चीज है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अंशुल। ये लो जी, अंशुल ने कैपिटल लगाई थी 8 लाख रुपए की, उसका 5% हो गया 40,000 रुपए। तो टोटल जो हमें पे करने हैं बेटा वो 64,000 पे करने हैं, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है 32,000 का। तो हम तो इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, हमारे पास प्रॉफिट ही 32,000 रुपए का है। तो हम कैसे इनको 64,000 पे कर दें? तो उसके लिए हमें इनकी रेशियो निकालनी पड़ेगी। भाई जैसे आशा को जो मैंने पैसे देने हैं, इस टू जो अंशुल को मैंने पैसे देने हैं, उनकी आप रेशियो निकालो 24:40। मतलब जैसे ये 3 0 से 3 0 मैंने हटा ही दिया ना, काट दिया, तो 24 और 40, तो 8 से जाएगा तो 8 3 24 और 8 5 40, यानी 3:5। तो ये देखो इन्होंने आंसर में लिखा है, पहले अंशुल है, सॉरी पहले अंशुल है फिर आशा है, भाई मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। हमें पहले अंशुल को देने हैं और फिर आशा को देने हैं। तो अंशुल को देने 40,000 रुपए और आशा को देने 24,000 रुपए। तो इसकी रेशियो आ रही है 5:3। ये तो देखो ये रेशियो 5:3 हमारे को है। तो हमारे पास कितना अमाउंट है भाई अवेलेबल 32,000। तो आप 32,000 को 5 और 3 की रेशियो में बांट दोगे
20 और ये 15, यार ऐसे कैसे हो रहा है, 20 आएगा ना ये, और ये आ जाएगा 12 के। हाँ जी, उसको 20,000 और उसको 12,000। तो यानी कि हम लोग जो इसमें बनाएंगे 16th क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले भाई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी इस साल का नेट प्रॉफिट है, जो कि है हमारे पास 32,000 का। यहाँ पर हमें जो आशा को, पहले अंशुल को, टू अंशुल कैपिटल अकाउंट, अंशुल को देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 20,000 का बन के आ रहा है, और टू आशा कैपिटल अकाउंट, इसको हमने देनी है सैलरी, ये आ रही है 12,000 की, बस काम खत्म, क्योंकि हमने इस 32,000 को इनकी रेशो में बांट दिया। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बोलो बेटा। आ रहा है सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बारी, ले लिया? ले लिए सर। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को भाई जितना भी लोन दिया हुआ है उसका 6% निकाल लेना। एंट्रियां क्या होंगी जी, मैंने आपको बता दिया भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो उसे आपने डेबिट कर दिया टू पार्टनर लोन, और उसके लोन नो से क्रेडिट कर दिया, पहली एंट्री। फिर उसके लोन की पेमेंट कर दी आपने, तो पार्टनर लोन टू कैश, दो एंट्री होनी है बेटा, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर लोन, फिर पार्टनर लोन टू कैश, तो ये दो एंट्री इसकी होनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। कैलकुलेशन बड़ी आसान है, जितना पैसा आपने लोन पे दिया है उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, और कितना टाइम पीरियड है उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल है। ठीक है, चलिए, और आखिर में आपने जो भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, ये आखिर में जो भी खर्चा होगा। अच्छा, पार्टनर का लोन है तो ये P&L में जाएगा बेटा, देखो अप्रोप्रिएशन में नहीं जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि पार्टनर का लोन एक चार्ज होता है, याद है मैंने बताया था आपको, है ना, ये अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, ये चार्ज है, इसलिए P&L में जा रहा है बस। चलिए जी, इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत आसान आसान से, इनमें कुछ नहीं करना। अब बात आती है बेटा कैपिटल अकाउंट बनाने की। कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम नॉर्मली बनाते हैं क्योंकि इसमें एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर सब चीजें आ जाती हैं। फिक्स बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, चीज वही है बेटा, उसको दो दो अकाउंटों में ट्रांसफर करना पड़ता है फिक्स के अंदर। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, एक ही अकाउंट बनेगा, उसी में सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, दोनों का, भाई कितनी कितनी दोनों ने कैपिटल उनके पास स्टार्टिंग में। अब उन्होंने अगर और एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाई कैश एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, दोनों ने जितना जितना पैसा एडिशनल कैपिटल लगाया, जो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ जाएगा, सैलरी किसी पार्टनर को मिलेगी वो आ जाएगी, किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगा वो आ जाएगा, और जो भी अप्रोप्रिएशन से डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस की है, सारी चीजें जो आ रही हैं ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रही है, तो ये सारी चीजें P&L अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में होंगी, वहां से ऐसे क्रॉस करके आ जाएंगी। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब का सब हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है। अब डेबिट साइड में क्या आएगा, आपने अपनी कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया। कई बार क्या होता है, हमने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, हमें लगता है यार इतने पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो अगर हमने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है अगर हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, हमने अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। या नॉर्मल ड्रॉइंग हो सकती है जिसको हम कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो सकता है, या कोई लॉस होगा तो वो आ सकता है, बाकी का बैलेंस CD आपका निकल के आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो चीजें आपको मिलनी है, यानी कि जो आपकी कैपिटल को प्लस करेगा वो क्रेडिट साइड में, और जिन चीजों ने आपकी कैपिटल को कम करना है वो डेबिट साइड में आ जाएंगी। अब कैपिटल आपकी कम कहाँ से होने वाली है, अगर आपने विड्रॉ करी अपनी कैपिटल या आपने ड्रॉइंग करी है तो उससे भी आपकी कैपिटल कम होगी।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी आपकी कैपिटल कम होगी, कोई लॉस होगा उससे भी आपकी कैपिटल कम होने वाली है। तो जो जो चीजें आपकी कैपिटल को कम करेंगी वो डेबिट साइड में आ जाएंगी, और जो जो चीजें आपकी कैपिटल को बढ़ाएंगी वो सारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। जैसे कि आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो भी आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा, आपको सैलरी मिली, आपको कमीशन मिला, आपको प्रॉफिट मिला, ये सब चीजें आपकी कैपिटल को बढ़ा देंगी। तो ये सब बढ़ाने वाली चीजें आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर हम बात करें कि जी फिक्स कैपिटल अकाउंट की, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा ये भी समझ लो। ये पूरा का पूरा जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है इसके दो हिस्से हो जाएंगे बेटा, कुछ आइटमें इसमें कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, कुछ करंट अकाउंट में जाएंगी। तो यानी इसी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के ही दो हिस्से बन जाएंगे, एक फिक्स और एक करंट, ठीक है ना। अब आप कहेंगे से अच्छा ट्रांजैक्शन सारी यही रहेंगी, बट इन्हीं में से कुछ फिगर चली जाएंगी कैपिटल अकाउंट में, कुछ चली जाएंगी करंट अकाउंट में। कौन सी जाएंगी कैपिटल अकाउंट में, कौन सी जाएंगी करंट अकाउंट में, वो समझ लो। ये जो चीजें हैं देखो, ये दो चीज से, ये दो चीजें बस, ये दो चीजें हैं जो जाएंगी कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी चीजें आपकी करंट अकाउंट में जाएंगी। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस बीडी और सीडी जो है ये दोनों जगह जाएगा, करंट में भी और कैपिटल में भी। तो यानी कि देखा जाए तो ये दो आइटम है, कौन कौन सी हैं, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। इन दो आइटमों को छोड़ के बाकी सारी आइटमें आपकी करंट अकाउंट में चली जाएंगी। यानी ये तो वही वाली बात हो गई, आपने पहले किसी एक बैग में सारा सामान रखा था, अब आप कह रहे नहीं जी मुझे तो इसको दो बैगों में रखना है, तो कुछ सामान उठा के हमने इस बैग में डाल दिया, कुछ इस बैग में डाल दिया, वो जो दोनों बैगों में सामान है वो उतना ही है जितना पहले एक बैग में था। यानी कि जो ये सारी इंफॉर्मेशन हम खाली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट में डाल दिया करते थे, उसको अब हमें दो हिस्सों में बांट देना है। जैसे कि ये देखो, पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, देखो अभी मैंने बताया दो ही चीजें आ रही हैं, ये देखो ये वाली दोनों चीजें वही जो मैंने अभी आपको बताई थी। अच्छा, बीडी सीडी तो कुछ होता ही नहीं, वो तो हर अकाउंट में बचता ही है, तो ये बीडी सीडी को आप हटा दो। अदरवाइज देखा है तो इस फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें आ रही हैं, एक तो भाई एडिशनल कैपिटल और एक कैपिटल विड्रॉन, ये दो चीजें आ रही हैं बस। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आता। बाकी का सारा कहाँ आएगा बेटा, यही करंट अकाउंट के अंदर आएगा। और करंट अकाउंट के अंदर भी बहुत सारी फिगर आपको भी मैंने डिस्कस करी थी, कौन कौन सी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस, सब कुछ वही तो है, बट दो चीजें हट गई यहाँ से, कौन कौन सी, जो हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट में डाल दी हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम रहेगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। हाँ, तो अभी आज मैं इतना ही कैपिटल वाला है, इसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है ना। हाँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को ही दो हिस्सों में बांटा हुआ है।